अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन तलहा वज़ीर आपके सामने मौजूद है और आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा ये लेक्चर 4 है एजुकेशनल साइकोलॉजी का और एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूनिट 2 है। तो आगे बढ़ते हैं इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको पहले जाके देख लें ताकि आपका जो एक लॉजिक है बन जाए ताकि पेडागोजी समझने में आपको आसानी आ जाए। अच्छा, ये सिगमंड फ्रॉड का बहुत ही उम्दा और शाहकार थ्योरी है। इसको पढ़ने से पहले हम पिछले जो 3 लेक्चर है हमने इसमें पहले पेडागोजी के इंट्रोडक्शन की टीचर रिस्पांसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने एजुकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल के बारे में। इसके बाद हमने साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के या साइकोलॉजी का एक थ्योरी है जिसमें हमको चाइल्ड जो है उसकी साइकोलॉजी का, उसकी माइंडसेट के बारे में हम जान सकेंगे। अगर हम इस थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम चाइल्ड के बारे में जिसको हमने पढ़ाना है एज़ अ टीचर, वो हमारा स्टूडेंट है, तो हम अगर इसकी साइकोलॉजी को समझ लें तो हमें इसको पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। तो ये लेक्चर इसके बारे में है। तो आगे बढ़ते हैं इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट 3 फ्रॉडियन साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉड जो थ्योरी है, इसको बहुत से नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है? अच्छा तो आगे बढ़ते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्रॉड का साइको एनालिटिक थ्योरी जो है उसने साइकोलॉजी में रिवॉल्यूशनल बर्पा किया, उसमें बहुत बड़ा चेंज लेके आ गए। क्योंकि वो इससे पहले जो साइकोलॉजी के और में जो थ्योरीज थे, जो कंसेप्ट थे, वो सारे इंसान की जो होश व हवास है उस पे ध्यान देते थे। लेकिन इस थ्योरी ने क्या किया, उसने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में और इंसान के जो इंस्टिंक्चुअल ड्राइवर्स है, जो इंसान के बर्थ से उसके साथ आते हैं, लाइक हंगर हो गया, इसके उसको उसने एक्सप्लेन किया और उसको उसने अपने नाम दिए, इसको ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे साथ जो सिग्मंड फ्रॉड का जो थ्योरी है, इसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बयान किया कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसको ईड कहते हैं, ईगो कहते हैं और सुपर ईगो कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा, साइको 6 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उसने बताए कि इंसान का जो डेवलपमेंट होता है, उसकी जो वह उसकी स्टेजेस उसने बताए। इसके बाद लिबिडो एंड थैनेटोस, जो इंसान के अंदर जो मादे है, एक लाइफ के बारे में है और एक जो एक खैर का मादा है और एक शर का मादा है, उसके बारे में हमको बताया है। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है, थेरापेटिक टेक्निक्स के बारे में। इसके बाद जो हमारा वो होगा क्रिटिसिज्म एंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्रॉड, जो इसका जो वर्क है उस पे होगा। तो बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। ये ट्राइपार्टाइट मॉडल है जिसने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है, वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? अच्छा, इंसान की जो पर्सनालिटी है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। इसको पहले ईड क्या नाम दिया, दूसरे को ईगो का नाम दिया और चौथे को सुपर ईगो का नाम दिया। ईड किस चीज़ का नाम है? अच्छा, ये तीनों जो पार्ट्स है इंसान की पर्सनालिटी के, वो इंटरेक्टिंग है, वह एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन करते हैं एक के साथ। ईड है हमारे साथ, तो ईड का क्या काम है? ईड जो है ये इनेट है, इंसान जब पैदा होता है तभी उसके साथ आता है और अनकॉन्शियसली वो एक्ट करता है। बहुत सी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको दर्द होता है तो हम दर्द महसूस करते हैं और दर्द के साथ हमारे आह निकल आती है। तो ये अनकॉन्शियसली हम करते हैं, हम होश-ओ-हवास में ही नहीं होते हैं, हमारा बिल्कुल प्लान नहीं होता कि हमने ये करना है, बल्कि ये इंसान का जो इनेट है उसमें इसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, आगे आपको समझ आएगी, मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल भी देगा। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है, जो जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये प्रेशर प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है कि इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल हंगर महसूस हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्यासा हो गया, वो भूखा हो गया, तो वो इस भूख को मिटाने के लिए वो जो इमीडिएट एक्शन लेता है ताकि उसका जो भूख है वो मिट जाए। वो consequences का परवाह नहीं करता। बहुत से उसका वो परवाह नहीं करता, ठीक है? तो इस पे वो काम करता है, ठीक है? ईगो का ये तीनों पहले हम पढ़ते हैं, उसके साथ एग्ज़ाम्पल भी मैं देता हूँ। ईगो क्या करता है, ये इन्फेंसी में उसकी वो होती है, डेवलपमेंट शुरू होती है। ये ईड जो है, वो इंसान जब पैदा होता है तब से उसके साथ नेचुरली होता है, स्टार्ट से होता है उसके साथ। लेकिन ईगो जो है उसकी डेवलपमेंट इन्फेंसी में जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी डेवलप होने होती है। ये रेशनल होती है, मतलब लॉजिकली वे सोचती है, लॉजिकली इंसान जो सोचता है उसको, मतलब लॉजिकली सोचने की जो सलाहियत है इंसान में, उसको ईगो हम कहते हैं, ठीक है? ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों होती है, ठीक है? मतलब होशो-हवास में भी इंसान ये चीज़ें, ये सोच
और ये थिंकिंग प्रोसेस करता है और अनकॉन्शियसली भी करता है और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ईट जो था वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और प्रेशर प्रिंसिपल पे काम करता था। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और ये जो ग्रेटिफिकेशन है इसको डिले करता है कि थोड़ा सब्र करो। ये अगर मैं ग्रेटिफिकेशन हासिल करता हूँ, अगर मुझे खुशी महसूस होती है तो मैंने इतनी जल्दी क्यों लेनी है? पहले मैं इस पे सोचता हूँ कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये जो है ईगो और सुपर ईगो के दरमियान एज़ अ ब्रिज, एज़ अ मीडिएटर काम करता है। इन दोनों को मीडिएट करता है, ठीक है? और रैशनल डिसीज़न लेता है। अच्छा, सुपर ईगो है ये डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ये जिस तरह ईगो डेवलप होता है वो इन्फेंसी में होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है, ठीक है? अच्छा, मॉरल कंपोनेंट पे ये डिपेंड करता है मतलब मॉरल जो चीज़ें हैं उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में थिंकिंग प्रोसेस करता है, उसके बारे में डिसीज़न लेता है। ये मोरालिटी प्रिंसिपल ठीक है? और इंटरनलाइज़ जो नॉर्म्स है, जो इंसान इंटरनलाइज़ करता है सोशली, सोसाइटी से, रिलिजन से, तो उस पे काम करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में डिसीज़न देता है। ये जो ईट जो है अगर कोई काम करता है तो उसको कहता है कि नहीं ये ऐसा ना करो, ऐसा करो क्योंकि ये मोरली सही नहीं है, सही है? एक्ट एज़ अ कंसाइंस ये जो हमारा ज़मीर होता है ना, इसको हम सुपर ईगो कहते हैं। कंसाइंस जो है ज़मीर, ठीक है? एनफोर्सिंग मोरल बिहेवियर एंड गिल्ट ये जो मोरल बिहेवियर है उस पे एनफोर्स करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले काम आपने नहीं किया है, तो आपको कहता है कि आप ये ना करो क्योंकि ये मोरली अच्छा नहीं है। फिर अगर आप काम करते हो तो फिर आपको जो गिल्ट महसूस होती है ये सुपर ईगो की वज़ह से महसूस होती है। अच्छा, अब मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। आप गए हो बाज़ार में, ठीक है? तो बाज़ार में आपके जेब में ₹500 है तो आपको भूख लग गई, आपने बिरयानी का एक बड़ा प्लेट देख लिया और उसकी कीमत तो थी ₹400 और घर वालों ने आपसे ₹350 का सामान मँगवाया था कि 350 का सामान लेके आओ, सौदा सलफ लेके आओ। तो ईट आपको कहता है कि ये बड़ा प्लेट जो है अगर आप खा लोगे तो मेरा जो ये भूख है वो मिट जाएगा। तो ईट आपको कहता है कि चलो ₹400 का ये प्लेट ले लो, ठीक है? तो ईट आपको इस पे मजबूर करता है। ईगो आपको क्या कहता है? ईगो आपको कहता है कि नहीं आपने ये नहीं करनी, आप थोड़ा वेट कर लो। अब ईगो जो है वो सोचता है कि मैं अगर ये खा लूँगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे, ठीक है? मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? अगर इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज़ है थोड़ा सब्र करो इसके लिए मैं थोड़ा अल्टरनेट ढूँढता हूँ। सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, आपको पैसे इसलिए मिले हैं कि आप घर के लिए कुछ लेके आओ, लेकिन आप तो इधर मस्त या मौज मनाने के लिए ये कर रहे हो, ठीक है? हाँ, तो वो आपको कहता है कि आपने बिल्कुल ये नहीं करना, ठीक है? ये सुपर ईगो जो है ये आपको ये बात समझाती है। ईट कहता है नहीं खा लो ये कहता है बिल्कुल नहीं खाना। ईगो आपको क्या कहता है? ईगो एज़ अ मीडिएटर काम करता है ना, ये हमने पढ़ा अभी। तो ईगो कहता है कि चलो 350 का अगर उसने लॉजिकली ये सोचता है, ठीक है? ईगो आपको कहता है कि चलो 350 का सामान अगर मँगवाया है, ₹150 तो ऑलरेडी आपके साथ बचते हैं, तो आप ऐसा करो कि 150 वाला प्लेट करो, खैर है। तो आपका भूख अगर ज़्यादा नहीं मिटता मतलब पूरा नहीं मिटता तो थोड़ा तो मिट जाएगा। उसको भी कहता है सुपर ईगो वाली बात भी मान लेता है कि आपकी बात सही है कि घरवालों का जो मोरली आप पे वो है फर्ज़ है कि घरवालों को सामान लेके जाओ, वह भी पूरा करता है और ईट का भी थोड़ा मान लेता है। तो ये जो है ईट ईगो और सुपर ईगो की मिसाल हो गई, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आ जाई होगी। अच्छा की पॉइंट्स क्या है? ईट जो है ये इंस्टिंक्चुअल है, ठीक है? इंस्टिंक्चुअल है यानी ये इंसान के साथ नेचुरली आता है और ये प्लेज़र को मतलब प्लेज़र के बारे में ये हर वक़्त सोचता है कि मैं किस तरह प्लेज़र हासिल खुशी हासिल करूँ और ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट करता है और ह्यूमन जो अर्जेज़ है, ह्यूमन की जो ख्वाहिशात है उस मतलब उसका जो उसके पीछे जो फ़ोर्स होता है वो ईड होता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं ना जो खुशी की तरफ भागते हैं, बहुत से मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ को नहीं देखता, बस सिर्फ़ खुशी हर वक़्त वो चाहता है कि मैं खुश हूँ और इसके लिए बहुत से वो फिर वो जो लवाज़िमात है उसके लिए वो करता रहता है, ठीक है? अच्छा फिर ईगो है, ईगो जो है बैलेंसेस ईड डिज़ायर्स विद रियलिटी ईड की जो डिज़ायर है बहुत ऐसे से डिज़ायर है, ख्वाहिशात है इंसान के जो मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो इसको क्या करता है बैलेंस करता है कि आप सोसाइटी के जो मोरल प्रिंसिपल है, जो मोरल प्रिंसिपल सुपर ईगो इसको बताता है कि मोरल जो ये वैल्यूज़ है, इसके खिलाफ अगर जाएँगे तो ये अच्छा नहीं है, तो अ, ईगो जो है इसको बैलेंस करता है। तो ये पर्सनैलिटी की ट्राइपराइट मॉडल उसने पेश की थी। इसके बाद उसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में कहा, ठीक है? साइको 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में उसने कहा। फ्रॉड ने क्या कहा? फ्रॉड ने कहा कि पर्सनैलिटी जो है इंसान की उसकी डेवलपमेंट चाइल्डहुड से शुरू होती है। जो सीरीज़ ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं, ये वो एक सीरीज़ होता है, इसके थ्रू उसकी वो होती है, डेवलपमेंट होती है। जिस हर एक का अपना डिफरेंट एरोजोनियस ज़ोन होता है, जिसके थ्रू वो
प्लेज़र सीकिंग करता है, सोर्स ऑफ प्लेज़र उसमें होता है, ठीक है? हर एक स्टेज में एक सोर्स ऑफ प्लेज़र होता है, एरोजेनियस ज़ोन उसको उसने का नाम दिया, ठीक है? उसने कहा कि अगर एक स्टेज में उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया, तो वो जो है अगर उसको रिज़ॉल्व फिर नहीं किया गया उसी चाइल्डहुड में, तो फिर जब बंदा एडल्टहुड में पहुँचता है, तो वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? अच्छा, जो उसके पर्सनैलिटी को और एडल्टहुड को वो मुतासिर करती है। उसने क्या कहा कि जो इंसान की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है, पहला उसका ओरल स्टेज है, जो बर्थ टू 1 ईयर होता है। एरोजोनियस ज़ोन क्या होता है, वो वहाँ पे माउथ होता है, माउथ के थ्रू वो खुशी महसूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसको जब भूख लगती है, तो वो माउथ के थ्रू मदर के जो ब्रेस्ट है, उसे सकिंग करता है, तो उसको महसूस होता है कि यहाँ से मुझे खुशी मिलने वाली है, ठीक है? अच्छा, सकिंग, बाइटिंग और फीडिंग जो है उसके की फैक्टर है उस ओरल स्टेज में। अच्छा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है उसका माँ नहीं है, अगर किसी के माँ में फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की कमी है, उसको ये चीज़ें सही तरह से नहीं मिली, उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो ये बंदा जब एडल्ट होता है तो उसमें स्मोकिंग की, ओवर ईटिंग की, नेल बाइटिंग की, डिपेंडेंसी इश्यूज़ जो है उसमें आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इनॉल स्टेज है जो 1 टू 3 ईयर है, वो जहाँ पे एरोजोनियस ज़ोन क्या है, यहाँ पे एनस है, जो सेक्रीशन के जो वो है, वेज़ है इंसान में, पीनस है या जो हमारा वो है दूसरा हुँ। तो इसके थ्रू जब हम बाउल मूवमेंट करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग, बाउल कंट्रोल जो है इसमें ये की फैक्टर है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोई मसला आ गया, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसकी माँ जो है या उसके जो पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है, उस पे वो ज़्यादा सख्ती करता है कि आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है उसको कहता है कि आपने गंदगी नहीं फैलानी वगैरह, ठीक है? तो वो वहाँ पे इंसान उससे फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ना, हम तो ये सब मानते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा उस पे प्रेशर डालते हैं कि आपने ये क्यों किया, बाउल मूवमेंट कंट्रोल क्यों नहीं किया, आपने अ शलवार में आपने ये पखाना क्यों किया? तो अगर वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बहुत ज़्यादा सख्ती करते तो अगर बंदा एडल्ट हो जाए, तो वो फिर क्या करते, बहुत गंदी फैलाता है। क्यों? क्योंकि उसको चाइल्डहुड में फिर वो ये चीज़ें नहीं होती, मतलब वो उसका तो बस नहीं चलता, लेकिन जब एडल्टहुड में पहुँच जाता है तो एज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म, एज़ अ डिफेंस के तौर पर फिर वो गंदगी फैलाता है, ठीक है? ये नेचुरल होता है, ठीक है? ये डिफेंस मैकेनिज़्म। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी का है, वो बहुत गंदगी फैलाता है, उसकी माँ उसकी सफाई नहीं करता वगैरह, तो ये बंदा फिर जब एडल्टहुड में पहुँच जाता है तो उसमें क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा सफाई करता है, अपने हाथ धोता है वगैरह, तो ये सी चीज़ें होती रहती है, ठीक है? अच्छा, फेलिक स्टेज है, 3 टू 6 ईयर ओल्ड है। ये जो एरोजोनिया ज़ोन है, उसमें जेनिटल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के जो टेस्टिस है मर्द के, और उसका वो है वेजाइनस वगैरह के थ्रू वो प्लेज़र महसूस करते हैं, ठीक है? अ, ये उसके वो है, ठीक है? एरोजोनियस ज़ोन होते हैं। इसमें इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कांसेप्ट आता है। ये जो हम कहते हैं ना कि वो ये जो लड़का होता है वो माँ से बहुत मोहब्बत करता है और लड़की जो है बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है। जो लड़का है माँ से मोहब्बत करता है ज़्यादा, ये जो हमारे माशरे में भी है, तो इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो लड़की है बाप के साथ करता है तो इसको इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई मसले-मसाइल आ गई है, पेरेंट्स ने उसको वो सही तरह जो एक्सपेक्टेशन है वह बच्चे की, वहाँ तक वो नहीं उसके मुताबिक उसके पेरेंट्स ना उतरे, तो उसमें जब बंदा एडल्ट होता है तो उसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम आते हैं और सेक्सुअल जो आइडेंटिटी इश्यूज़ है, जो ट्रांसजेंडर का मामला होता है, वहाँ पे ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकली ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है? तो वह इसी वजह से उसमें ये मसले आते हैं। अच्छा, ये जो 14 स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है, ये 6 टू 12 इयर्स ओल्ड होता है। इसमें जेनिटल जो वो है उसमें नो फोकस, यानी कोई ऐसे एरिया नहीं होते जिसके थ्रू वो मतलब बहुत से एरियाज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसमें यहाँ पे जो सेक्सुअल फीलिंग है वो रिप्रेस होते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो सोशल स्केल है, सोशल मोरल वैल्यूज़ है, उसको वो मतलब पता लगता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पता चलता है कि अगर मैं ये करूँगा, ये जो मेरे डिज़ायर है मैं इसको पूरा करने की तो मुझे ये चीज़ें मैं फेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होता है कि जो बंदा आइडल होता है तो फ्रेंडशिप्स जो है डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आते हैं। ये जो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हमको मिलते हैं ना, है कि वो मतलब किसी के साथ मिलते-जुलते नहीं है, बहुत ज़्यादा वो जो है मतलब अकेले-अकेले रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी वजह से ये साइको एनालिटिक थ्योरी के मुताबिक आते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो थ्योरी है ये जो है सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, और यूरोपियन के जो अपर मिडल क्लास फैमिलीज़ थे उस पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसके बाज़ बातें हमसे मिलती-जुलती है और बाज़ बातें हमसे मिलती-जुलती नहीं है, ठीक है? ये जो बातें हैं वो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये साइको एनालिटिक थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड कर रहा है, ठीक है? इस बात को अपने ज़हन में नशीन करना है। जेनिटल स्टेज होता है ये 12
प्लस ईयर्स में होता है, यानी 12 साल के बाद ये आता है। इसमें जो इंसान के है एरोजोनिया ज़ोन क्या है, पेयर जेनिटल्स है, इसके जो टेस्टिस है, वेजाइनास वगैरह के थ्रू यहाँ पे उसके जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो मैच्योर होते हैं, वो डिमांड उसको मतलब उसका ज़हन, उसका दिमाग डिमांड करता है, जिसका उसका हंगर है, भूख प्यास है, इसी तरह इसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी, इसका इंटरेस्ट वो मैच्योर हो जाता है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप के तलाश में होता है। अच्छा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया और उसको रिज़ॉल्व नहीं किया गया, तो हेल्थी रिलेशनशिप जो है वो पैर नहीं बना सकता आगे ज़िंदगी में। अच्छा, और इंटीमेसी दूसरा जो प्रॉब्लम आ सकता है कि वो जो इंटीमेसी है, मतलब बीवी के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है, ख़ासकर सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उसमें उसके साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है? हम जो उसको नामर्द कहते हैं, तो बाज़ जो बंदे होते हैं वो साइकोलॉजिकली नामर्द बन जाते हैं, वो इसी वज़ह से बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी। अच्छा, एडिपस कॉम्प्लेक्स का हमने कहा कि जो बॉयज़ के साथ बॉयज़ का अपने मदर के साथ जो वो रिलेशनशिप होता है उसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो वो होते हैं अ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो गर्ल्स है, उसका अपने फादर को जो नज़दीक होता है और मदर के साथ जो जेलसी का जो कंपोनेंट होता है, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिक्सेशन का क्या मतलब है? फिक्सेशन मीन्स जो इंटीमा कॉन्फ्लिक्ट आता है एट एनी इंस्टेंट, तो इसको पैर रिज़ॉल्व करने की एज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसको पैर हम फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है? जो अभी हमने बातें की है। तो आगे बढ़ते हैं, लिबिडो एंड टेनेटुस को हम डिस्कस करते हैं। ये 2 फोर्सेज़ है इंसान में, खैर और शर का मादा, जो हमने पढ़ा है कि इंसान में एक खैर का मादा होता है, एक शर का मादा। ये जो बहुत से उलमा किराम भी कहते हैं, रिलीजियस हमारा बिलीफ है। तो वो कहता है कि अगर इंसान में जो खैर का मादा वो ज़्यादा हो जाए तो वो खैर की काम करता है, अगर वो शर का मादा उसमें ज़्यादा है तो शर के काम करता है। तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी इसको क्या कहते हैं? लिबिडो इंस्टिंक्ट्स, लाइफ इंस्टिंक्ट, पॉजिटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं। और टेनेटुस जो वो शर का मादा हम कहते हैं, ये टेनेटुस डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं। अच्छा, ये लिबिडो इंस्टिंक्ट जो होते हैं, ये कंस्ट्रक्ट जो होते हैं, ये सेक्सुअल सर्वाइवल पर फोकस करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिविज़्म की तरफ जाते हैं। और इस जो है लव्स जो है फंक्शन होता है कि वो लव को प्रमोट करे, क्रिएटिविटी को, सर्वाइवल को एंड प्लेज़र सीकिंग बिहेवियर जो है उसमें इंसान का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस फोर्सेस के थ्रू। ये फोर्सेस जो है ये काम करवाता है इंसान से, लव, क्रिएटिविटी, सर्वाइवल। जबकि अंदर है टेनेटुस जो है, ये डिस्ट्रक्ट जो है, जहाँ पे इंसान गुस्सा करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो है, अपने आप को भी नुकसान पहुँचाता है, जहाँ पे एग्रेशन होता है, रिस्क टेकिंग होता है, इंसान रिस्क ले लेता है, एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर फॉर डेथ होता है इंसान के। अच्छा, लिबिडो फ्यूल्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड क्रिएटिव परस्यूट। इंसान की जो रिलेशनशिप है, उसको वो क्या करता है, वो फ्यूल करता है जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, जो पॉजिटिव है, जबकि टेनेटुस जो है, वो एग्रेशन, वार और सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर की तरफ इंसान को लेके जाता है। इसके बाद है हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म। जो इंसान की एंग्ज़ायटी, इंसान को अगर कोई मसला आता है, तो उसके साथ वो कोप कैसा करता है, उसको एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पर, एज़ अ डिफेंस वो क्या जवाब देता है, तो इसको डिफेंस मैकेनिज़्म कहता है। द ईगो यूजेस, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, द ईगो यूजेस क्या लिखता है उस ये अ, यहाँ पे, अच्छा, द ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज़्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एंग्ज़ायटी कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईड एंड सुपर ईगो। ईड इंसान को कहता है कि आपने ये चीज़ें करना है ताकि आपको ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, और ताकि जबकि सुपर ईगो कहता है कि नहीं, ये मोरली अच्छा नहीं है, जो चीज़ मोरली अच्छा नहीं है तो आपने ये नहीं करना है। तो इसमें इस दोनों के दरमियान हमेशा वो होता है, जंग रहता है, और दरमियान में कौन होता है? ईगो आता है, उसके दरमियान सुलह करता है। तो ये सुलह जो है, जो करता है ये ईगो, जो ये डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू ही कर लेता है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, डिफेंस मैकेनिज़्म है रिप्रेशन, रिप्रेशन, पुशिंग पेनफुल मेमोरीज़ इनटू द अनकॉन्शियस, ठीक है? ये है कि आपके जो है ना, आपके साथ चाइल्डहुड में कुछ बुरा हुआ है, ठीक है? तो आपका जो ईड है वो आपको कहता है कि यार आपके साथ बुरा हुआ है, आप इसका बदला ले लो, ठीक है? जबकि सुपर ईगो आपको कहता है कि बदला लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ये दोनों जो है वो कंटिन्यूअस उसमें रहते हैं। ईगो क्या कहता है? ईगो इन दोनों का जो वो है वो बात थोड़ा उसका भी मान लेता है, थोड़ा इसकी भी मान लेता है। तो उसको क्या कहता है कि चलो यार, मैं इन सारी चीज़ों को अनकॉन्शियस की तरफ धकेल लेता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें भूल जाने की कोशिश जो है इंसान करता है, ठीक है? जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है उसको फॉरगॉटिंग करने की कोशिश करता है ईगो। इस तरह प्रोजेक्शन है, attributing one's own unacceptable feeling into to others। अच्छा, ये क्या होता है कि ईड आपको कहता है कि ये जो आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब सही नहीं है, ठीक है?
और आपको कहता है कि ये जो चीज़ें आप में हैं, ये जो आदत अतवार है, ये तो आप में अच्छे नहीं है, तो इस वज़ह से अपने आप को थोड़ा वो दे दो, पनिशमेंट दे दो ताकि आप बाद में ये ना करो। मतलब वो खुशी की तलाश में होता है और वो कहता है कि मुझे फ्यूचर में कोई वो ना आ जाए, ठीक है? कोई मुसीबत ना आ जाए, तो इस वज़ह से आपको कहता है कि अपने आप को कुछ पनिशमेंट दे दो। लेकिन सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं यार, ये तो मॉरली और सोशली बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि अपने आप को मारो, अपने आप को कुछ पनिशमेंट दे दो। ईगो क्या कहता है कि नहीं, चलो ठीक है। ये जो आपको एक चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, ईट को कहता है कि अनएक्सेप्टेबल है। ये मैं ऐसा कहता हूँ कि दूसरे में जब आप इसको देख ले, तो आप इसको नापसंद करते हो, उस बंदे को नापसंद करते हो जो आदत आप में है, उसको नापसंद करते हो। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसमें क्या है, वो गुस्सा करता है, ठीक है? तो वो गुस्सा करता है, तो उसका अपना गुस्सा नापसंद है, ठीक है? तो वो ईड उसको कहता है कि अपने आप को सज़ा दो, जबकि सुपारी को कहता है अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हो? अपने आप पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या करता है, ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है, ईगो इसको कहता है कि ये जो दूसरा बंदा वो गुस्सा करता है उसके सामने, तो उस पे उसको वो नापसंद करता है, उसको वो एक्यूज़ करता है, उसको बुरा-भला कहता है कि आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करने की क्या फ़ायदा है? हालाँकि वो ट्रेट उसमें मौजूद होता है, वो ऐसा ट्रेट होता है जो वो खुद में नापसंद करता है, ठीक है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकल वो देखते हैं। आप इसको कोई बंदा है आपको बिल्कुल नापसंद, जो जो वारदात करता है वो आपको पसंद नहीं है। हालाँकि वही आदत अब अगर आप सोच ले डीपली, तो वो आप में होते हैं, वो खुद आप अपने खुद को पसंद नहीं करते, ठीक है? डिनायल होता है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, ठीक है? तो ये बात होती है कि एक रियलिटी होता है जो आपको बहुत दुःख देता है, लेकिन ईगो क्या कहता है कि आप इसको बिल्कुल मान ही ना लो, जिस जिस तरह स्मोकिंग है, तो ईट तो कहता है कि मुझे स्मोकिंग दे दो ताकि मुझे ग्रेटिफिकेशन मिल जाए इंस्टेंट, सो व्हाट ईगो कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, कि आप मतलब स्मोकिंग करते हो मोरली, सोशली ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ईगो क्या करता है कि आपको कहता है कि स्मोकिंग जो है बिल्कुल इसकी हेल्थ हैज़ार्ड है नहीं है। जब वो बंदा आपको कहता है ना, आप इसको कहे कि स्मोकिंग ना करो, तो वो आपको कहता है कि यार फलाँ बंदा तो स्मोकिंग कर रहा था, 80 साल उसने ज़िंदगी गुज़ारी। फलाँ बंदा था, उसने स्मोकिंग नहीं कर रहा था, तो वो 50 साल की ज़िंदगी में मर गया। तो ये आप जो बातें कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये स्मोकिंग के कोई नुकसानात नहीं है, हालाँकि साइंस ने इसको प्रूव किए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट है, रीडायरेक्टिंग इमोशन टुवर्ड अ सेफर टारगेट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो इमोशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी पे गुस्सा आता है, लेकिन वो आपका बॉस है, तो आप बॉस पे आप अगर गुस्सा करोगे, तो वो आपको नौकरी से निकालेगा। तो ईड आपको कहता है कि इस पे गुस्सा करो, सुपार ईगो कहता है कि नहीं ज़ालिम, अगर इस पे गुस्सा करोगे, तो ये तो आपको नौकरी से निकालेगा। तो आप ईगो क्या कहता है कि आप घर पे आ जाओ, अपने सिबलिंग्स पे, अपने जो छोटे बच्चे हैं, उस पे आप ईलिंग करते हो, उस पे आप चीखते हो, उसको मतलब बुरा-भला कहते हो, तो वहाँ आप रीडायरेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर जब मेरे साथ कोई मिलता है तो वो गुस्से में होता है, तो मैं उसको थोड़ा बिल्कुल आराम से उसको कहता हूँ कि यार, घर में तो लड़ाई वग़ैरह तो नहीं करके आया हो कि वो लेट्स सपोज़ वहाँ पे आपने लड़ाई की हो, यहाँ पे आप निकाल रहे हो, ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मतलब आप घ घर में लड़ाई करके आते हो, तो घर पे अगर आप गुस्सा करोगे तो बीवी आपसे नाराज़ हो जाएगी, बीवी चली जाएगी घर से और आप वहाँ पे आपको सुपर ईगो कहते हैं, नहीं यार गुस्सा ना करो, ये अगर करोगे तो आपको बीवी आपसे चली जाएगी। तो आप जब बाहर आते हो तो बाहर लोगों पे करते हो, ठीक है? तो आप ये रीडायरेक्ट करते हो। अच्छा, रिएक्शन फॉर्मेशन है एक्टिंग द ऑपोजिट ऑफ वन्स ट्रू फीलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है आपको बिल्कुल नापसंद है, ईड आपको कहता है कि यार इसके साथ बदतमीज़ी करो, सुपर ईगो कहता है कि यार इसके साथ बदतमीज़ी करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो ईगो क्या करता है कि उसको बिल्कुल सही तरह ट्रीट करता है, बहुत ओवर एम्फसाइज़ तौर पे, ताकि वो जो मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब इज़्ज़त दे देता है, ताकि उसको पता चल जाए कि ये बंदा क्यों मुझे इतना ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है, मतलब वो इमोशनली उसको वो करता है, ठीक है? मतलब मोरली उसको ये जो वो कहते हैं ना कि मोरली उसको डिफीट दे दो, ठीक है? तो वह करता है। सब्लिमेशन है चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि ना कि आपके अंदर कोई आदत और अतवार है जो आपको बिल्कुल ना पसंद है या आप सोशली अनएक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल एक बंदे को बॉक्सिंग का बहुत शौक है, ठीक है? मतलब लोगों के थपड़े उड़ाना बहुत शौक है, किसी को मारना शौक है, तो ये तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो आपको कहता है कि कर लो, ईगो आपको कहता है कि चलो यार बॉक्सिंग क्लब जॉइन करो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी और ये सोशली और प्रोडक्टिव ही भी है, ठीक है? अच्छा, इसके साथ रिग्रेशन है। रिवर्टिंग टू अर्लियर बिहेवियर इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। तो मतलब ये स्ट्रेस में जब आप आते हो तो आप इन चीज़ों की तरफ जाते हो जो आप चाइल्डहुड में करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्रेस्ट आपका माँ जो वह है आपको ब्रेस्ट नहीं मिलता था माँ का, और आपको भूख लगी रहती थी तो आप जो है अ, आप
थंब सकिंग करते थे, ठीक है? अपने उँगलियों को आप वो करते थे, सकिंग करते थे उसके। तो आप एडल्टहुड में जब भी आपको वो कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप चुटीपन का वो करते हैं कि आपको स्ट्रेस आ जाए, तो आप अपने थंब्स को, अपने उँगलियों को, पैरों को सक करते हो। अच्छा, ये जो मैकेनिज़्म है, ये आपका टेम्परेरीली तो आपका एंग्ज़ायटी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक है अगर आप इसको यूज़ कर लें। हम सब मानते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है? अच्छा, थेरापेटिक टेक्निक्स अनलॉकिंग द अनकॉन्शियस माइंड। अच्छा, बंदे को अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम किस तरह वो करते हैं, इसकी थेरापी की किस तरह करते हैं? जो वो कहते हैं कि ना कि साइकोथेरापी कर लो, अगर कोई मसले-मसाइल है, साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट कर लो, तो वो किस तरह करते हैं? ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताए बताए हैं, और बहुत से डॉक्टर इसको, साइकियाट्रिस्ट इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है? इसमें पहले फ्री एसोसिएशन है। पेशेंट को बताता है कि यार बा उसको कहता है कि यार बातें करो मेरे साथ, तो उसको बहुत ज़्यादा बातें उसके साथ करता है। इधर द जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसको नोट करता है कि कौन-सी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपने कलाम में, अपने बातों में बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के बारे में अगर कोई बात करता है, तो उसको कहता है कि यार आपको को फैमिली से प्रॉब्लम है, फैमिली क्या हुआ है, रिसेंटली क्या हुआ है, वो ये तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम है, फिर उसको मशवरा देता है कि आप इसको इस तरह रिज़ॉल्व करो, ये प्रॉब्लम है उसको। इस तरह ड्रीम एनालिसिस जैसा वो उससे पूछता है कि आपको ड्रीम में ज़्यादातर क्या न मतलब आते हैं, ड्रीम्स में आपको ख्वाब में क्या आते हैं? तो फिर उसको ड्रीम को एनालाइज़ करते हैं कि ये आपको क्यों आते हैं? ये तो आपको रियल लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये आपको ड्रीम्स आते हैं। फिर हाइपोथेसिस है जहाँ पे इंसान को नीम होश-हवास में लेके जाते हैं। जिस तरह हमारा जो ऑपरेशन करते हैं, तो नशा जब हमसे निकल रहा होता है, तो हम नीम होश हवास में होते हैं, मतलब हवास में भी होते हैं और खवास में भी होते भी नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे हम बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जो हम रियल लाइफ में नहीं करते। तो बहुत से ऐसी चीज़ें जो हमारे दिल में होती है, तो वो करने लगते हैं, तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है? अच्छा, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, ये एम्बिगुअस इमेजेस है, जो मतलब बहुत से अजीब-अजीब इमेजेस है, बंदे को वो शो करते हैं, उसको फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप इसके बारे में बताओ, तो उसकी बातें करता है, तो उसको भी डॉक्टर नोट करता है और इसके थ्रू यूज़ करता है, ठीक है? उसकी थेरेपी में। अच्छा, क्रिटिसिज़्म क्या है और इसका इन्फ्लुएंस क्या है? अगर हम पहले स्ट्रेंथ ऑफ साइकोएनालिसिस देखें, तो ये फर्स्ट थ्योरी है जिसने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर किया। इससे पहले जो सारे थ्योरी थे वो कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते थे। इसने अर्ली चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंस है उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसको पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में क्रूशियल माना कि बंदे की अगर पर्सनैलिटी है, बच्चों की परवरिश पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। अच्छा, इंट्रोड्यूस कांसेप्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म स्टिल यूज्ड इन फिलॉसफी टुडे, साइकोलॉजी टुडे, डिफेंस मैकेनिज्म की बात है, बहुत अच्छी उसने की है। और अभी भी साइकोलॉजी में लोग इसको यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंस फील्ड लाइक लिटरेचर, फ़िल्म एंड आर्ट, इसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ये जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, हम जो इलेक्ट्रा एडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये सारे एडिपस रेक्स का जो ड्रामा है, लिटरेचर वालों ने पढ़ा है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ठीक है? क्रिटिसिज़्म है ऑफ फ्रॉड थ्योरीज़ का, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है। मतलब बहुत से ऐसे आइडिया है, जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप इसको टेस्ट कर सकें। इसका साइंटिफिक टेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा, एक लड़का है, अपनी माँ की तरफ उसको मोहब्बत है, तो वो बहुत सी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ये बहुत बुरी बात मान लेते हैं, हमारी सोसाइटी में ये बात बहुत बुरी लगती है, तो वो तो मानेगा नहीं, आपको साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरह बहुत अदर सोसाइटीज़ भी है। तो अगर किसी चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो फिर आप इसको किस तरह मान लेंगे? अच्छा, ओवर एम्फसाइज़ ऑन सेक्सुअलिटी, ये सेक्सुअलिटी पे बहुत एम्फसाइज़ देते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्स के अलावा है इंसान की ज़िंदगी में, तो ये सिर्फ़ सेक्सुअलिटी तो नहीं है कि इसके इंसान की सारी पर्सनैलिटी उस पे डिपेंड कर ले। ये जो सैंपल है साइको एनालिसिस की टेक के लिए, थ्योरी के लिए जो उसने यूज़ किए थे सिगमंड फ्रॉइड ने, ये तो अपर क्लास जो वुमेन्स थी, सिगमंड फ्रॉइड ने यूरोप की जो वुमेन्स थी, वो उसको इस्तेमाल किया, और दुनिया में बहुत से ऐसे वो है औरतें हैं जो उसके नीड्स, उसके जो वो है, वो बहुत डिफरेंट है। तो उसके तो एहसासात, जज़्बात भी डिफरेंट होते हैं, तो इसपे ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये सजेस्ट करता है कि पर्सनैलिटी आर फिक्स्ड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, उसको इग्नोर करता है। ये अगर हम इसकी क्रिटिसिज़्म भी है उसपे, लेकिन फ्रॉइड का जो है मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए उसने एक दरवाज़े की तरफ काम किया, कि दरवाज़ा खोल लिया, ठीक है? तो ये बात ही थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे इसके बारे में एमसीक्यूज़ भी हमने सॉल्व किया, आप इसको भी देख लें। और अगर आपको पसंद आ जाए, शेयर, लाइक और और आप इसको जो भी कर सकते हो कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।